स्वागत है आप सबका वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक डिस्कस किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 35 तक डिस्कस करेंगे। जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक का पुराना वीडियो देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर 21, द एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द। तो एंगल ऑफ डेविएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस, बोथ ए एंड बी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड नन ऑफ दिस। देखो, हम लोग प्रिज्म के बारे में जानते हैं। ये मान लीजिए एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म है। हम लोग अगर एक रे लेते हैं, इस प्रिज्म पे इंसिडेंट करवाते हैं हम लोग, इस रे के साथ इस रे का नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये रे जैसे ही आगे जाता है, इस जगह पर एक बार रिफ्रैक्शन होगा और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। आगे जाने पर ये रे फिर से एक और बार बेंड करेगा और इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसको जाना तो ऐसा चाहिए था, लेकिन ये रे ऐसे नहीं जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और वो रे इस तरह से आएगा। अगर मान लो ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे इस तरह से जाता, इस डायरेक्शन में, लेकिन प्रिज्म के होने की वजह से ये रे फाइनली इस तरह से इमर्ज हो रहा है। इस रे को हम लोग कहते हैं इमर्जिंग रे। इमर्जिंग रे। इस रे को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। इस रे को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। तो बच्चों, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। इमर्जिंग रे और इस नॉर्मल के बीच बनने वाला रे को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इमर्जेंस या ई। ये इसे हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस। इस वाले रिफ्रैक्शन को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस। अब ये जो इमर्जिंग रे है और इंसिडेंट रे है, इसके बीच का एंगल, ये हो गया आपका इंसिडेंट रे और ये हो गया आपका इमर्जिंग रे। इसके बीच का एंगल, इसे हम लोग कहते हैं डेल या फिर एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन। तो बच्चों से एक फॉर्मूला है एंगल ऑफ डेविएशन निकालने का, डेल इक्वल टू आई प्लस ई माइनस R1 प्लस R2। आई मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, ई मतलब एंगल ऑफ इमर्जेंस, माइनस R1 मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द फर्स्ट सरफेस, प्लस R2 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट द सेकेंड सरफेस। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्वियसली ये डेल है वो इसके ऊपर में डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी। तो ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मतलब बोथ ए एंड बी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अ डबल स्लिट इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट इन एयर एंड एंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, द फ्रिंज विथ। एक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया और उसे हवा में, अब उस पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को पानी में डाल दिया गया। जो फ्रिंज विथ है वो क्या होगा पूछा गया है। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, या रिमेन अनचेंज रहेगा, या फिर फ्रिंज पैटर्न डिसअपियर, फ्रिंज पैटर्न गायब ही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं फ्रिंज विथ निकालने का फॉर्मूला आता है बीटा इक्वल टू, फ्रिंज विथ का फॉर्मूला बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। तो जो बीटा है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? लेमडा के ऊपर में, कैपिटल डी और स्मॉल डी। पहला बीटा डिपेंड करेगा लेमडा के ऊपर में, यानी अगर लेमडा बढ़ा तो बीटा भी बढ़ेगा और लेमडा घटा तो बीटा भी घटेगा। अगर लेमडा बढ़ता है तो बीटा भी बढ़ेगा, लेमडा घटेगा तो बीटा भी घटेगा। ये हो गया पहला। दूसरा बात है, जो बीटा है वो डिपेंड करेगा कैपिटल डी के ऊपर में। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी आपका डिस्टेंस बिटवीन द स्लीट एंड द स्क्रीन। आप जिस जगह से उसको इंसिडेंट करवा रहे हो राइट को, और जहाँ पे स्क्रीन रखे हो, इसके बीच का डिस्टेंस को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल डी अगर बढ़ता है तो बीटा भी बढ़ेगा। तीसरा है, जो बीटा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्मॉल डी के साथ। मतलब अगर आपका स्मॉल डी बढ़ेगा
तो बीटा बढ़ेगा, और अगर स्मॉल डी घटेगा तो बीटा बढ़ेगा, और अगर स्मॉल डी बढ़ेगा तो बीटा घटेगा। स्मॉल डी क्या है? विथ ऑफ द स्लिट है, विथ ऑफ द स्लिट है। अब सवाल में आपसे पूछा गया व्हाट विल हैपन इफ द अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर। पहले तो ये एयर में था, मतलब लेमडा का वैल्यू क्या था? ज़्यादा था स्टार्टिंग में लेमडा का वैल्यू ग्रेटर था। उसको जैसे आपने पानी में डाला, हम लोग जानते हैं लेमडा या वेवलेंथ का वैल्यू वो डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है, तो लेमडा का वैल्यू डिक्रीज होगा, और लेमडा डिक्रीज हुआ तो बीटा भी डिक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डिक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द वेव फ्रंट ड्यू टू सोर्स सिचुएटेड एट इन्फिनिटी इज। तो एक सोर्स को हम लोग कहाँ पे रखे हैं? इन्फिनिटी पे रखे हैं, तो उसका वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? तो हम लोग जानते हैं अलग अलग पॉइंट पर, अगर मान लो आपका जो सोर्स है वो आपका पॉइंटेड हो, तो वेव फ्रंट कैसा बनता है? स्फेरिकल बनता है। वेव फ्रंट इस तरह से स्फेरिकल बनता है। अगर आपका सोर्स लाइन सोर्स हो तो वेव फ्रंट आपका बनता है सिलिंड्रिकल, वेव फ्रंट बनेगा सिलिंड्रिकल। अगर सोर्स काफ़ी दूर इन्फिनिटी से आ रहा हो, ऐसे इन्फिनिटी से आ रहा हो, तो आपका वेव फ्रंट कैसा बनता है? प्लेनर बनेगा, इस तरह से एक सरफेस जैसा बनेगा, प्लेन जैसा बनेगा। ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। अगर आपका सोर्स पॉइंट है तो वेव फ्रंट बनेगा स्फेरिकल, जैसे ऑप्शन नंबर ए में पूछा गया स्फेरिकल। तो स्फेरिकल आंसर कब होता? जब आपका सोर्स पॉइंट होता। ऑप्शन नंबर 2 में सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल कब होता? जब आपका सोर्स जो है वो कैसा होता? वो लाइनर होता, ये स्ट्रेट लाइन होता। ठीक है। तीसरा प्लेनर। प्लेनर कब होगा? जब सोर्स आपका इन्फिनिटी से आएगा, इन्फिनिटी पे रखा हो सोर्स, देन होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर होगा सी। आप लोग जो क्वेश्चन पूछा गया उसके बाकी ऑप्शंस को भी आप याद कर लेना कि कौन सा ऑप्शन किसके लिए है। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर आगे क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस इज बेस्ड ऑन। तो इंटरफेरेंस का जो फेनोमेना है वो किसके ऊपर बेस्ड है? इंटरफेरेंस हम लोग पढ़ते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर में। तो आपको याद रखना है जो इंटरफेरेंस का फेनोमेना किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो एनर्जी का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, द चार्ज ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन, देखो फोटो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? अगर किसी मेटल सरफेस पे, ये मान लो मेटल सरफेस है, इसमें बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब एक लाइट या एक फोटोन आकर के मान लो इसके ऊपर में इंसिडेंट करती है, इसके सरफेस पे इंसिडेंट करती है, और इसको हिट करने की वजह से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इस पर चार्ज कितना होगा? तो इस पर चार्ज कितना होगा? नॉर्मल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही होगा, यानी कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक भी नहीं है, सारे में गलत गलत ऑप्शन दिया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 26, द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन। अच्छा, एक और बात याद रखना है, जब ऐसा होता है तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। अगर हम इसे एक सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। ठीक है, इस करंट को लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस करंट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन, फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन। इस करंट को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पूछा गया ये करंट ज़्यादा कब होगा? जब ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से बाहर निकलेगा। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे बाहर निकलेगा? जब ज़्यादा फोटोन्स आके इसके ऊपर इंसिडेंट करेगा। जितना ज़्यादा फोटोन्स इंसिडेंट करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जितना ज़्यादा रेडिएशन, जितना ज़्यादा इंटेंसिटी, उतना ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। क्वेश्चन नंबर 27, डी ब्रॉडली वेवलेंथ ऑफ बॉडी ऑफ मास m एंड काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय। आपको क्वेश्चन में दिया गया डी ब्रॉडली वेवलेंथ यानी लैम्डा का वैल्यू पूछा गया है।
जिसमें ये गिवन है कि बॉडी का मास कितना है, बॉडी का मास m है और इस पे एनर्जी कितना है, एनर्जी इसका E है। तो फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट ओवर 2m। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बट गलती से ऑप्शन नंबर ए में स्मॉल ई लिखा हुआ है, वहाँ पे स्मॉल ई नहीं होगा, कैपिटल ई होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए, लैम्डा इक्वल टू h बाई रूट ओवर 2m ई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 सॉरी। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट सजेस्टेड दैट द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज अबाउट। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके हिसाब से न्यूक्लियस का साइज क्या है। तो आपको याद रखना है न्यूक्लियस का जो साइज है वो 10 टू द पावर माइनस 14 से मीटर से लेकर के 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर के बीच में वेरी करता है अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट। और जो एटम का साइज है, पूरे एटम का साइज है, उसका जो रेडियस होगा दैट इज अबाउट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अगर आपसे पूछे एटम के बारे में तो आंसर होगा 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। अगर न्यूक्लियस के बारे में पूछे 10 टू द पावर माइनस 14 से लेकर 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। इसके अलावा और बता दूं, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो एटम है वो क्या था, न्यूट्रल था, एटम न्यूट्रल। और इसका पूरा का पूरा मास या मैक्सिमम मास आपको तो कहाँ पर इसका था, इसका सेंटर में या फिर इसके न्यूक्लियस में। ये था रदरफोर्ड का मॉडल। आपका आंसर याद रखना है 10 टू द पावर माइनस 14 टू द पावर माइनस 15। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आप लोग अलग अलग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा पढ़े हैं, उसमें अलग अलग स्पेक्ट्रल सीरीज पढ़े हैं। तो सबसे पहला स्पेक्ट्रल सीरीज था, मैं एक आप लोग पहले इस चीज़ को नोट कर लो, फिर आगे मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। तो आपको सारे स्पेक्ट्रल सीरीज याद होने चाहिए। सबसे पहले स्पेक्ट्रल सीरीज है लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। इसके बाद नेक्स्ट है बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट है पास्चन सीरीज, पास्चन सीरीज। पास्चन सीरीज के बाद है ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। और लास्ट में है आपका पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। जो पास्चन सीरीज है, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज है, ये इंफ्रारेड रीजन में आता है। ये सारा का सारा इंफ्रारेड रीजन में आता है। जो बाल्मर सीरीज है ये आपका विजिबल लाइट के रेंज में आता है, विजिबल लाइट के रेंज में। जो लेमन सीरीज है, लाइमन सीरीज है, ये आपका आता है यूवी रीजन के अंदर में, यूवी रीजन के अंदर में। तो पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फंड सीरीज आपका आएगा इंफ्रारेड रीजन के अंदर में, बाल्मर सीरीज विजिबल लाइट के रेंज में और लाइमन सीरीज यूवी लाइट के अंदर में। तो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज फॉल्स विद इन द विजिबल रेंज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इसका आंसर होगा बाल्मर सीरीज, ऑप्शन बाल्मर सीरीज नंबर 2 वाला, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप जो ये सीरीज आप उसको एक कहानी के से भी याद कर सकते हो। जैसे मान लो एक आदमी था, उसे क्या करना था, उस आदमी को अपना पीएफ मतलब लाने जाना था, पीएफ के लिए जाना था। पीएफ आप लोग समझते हैं प्रोविडेंट फंड होता है। जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो आपका हर मंथ कुछ ना कुछ पैसा कटता है, और जब भी आप रिटायर हो जाते हैं या जब भी आप वो कंपनी छोड़ देते हैं तो आपको एक साथ में वो सारा पैसा पीएफ के रूप में मिलता है। उसे प्रोविडेंट फंड या पीएफ कहते हैं, ये सब आप लोग जानते हैं। तो ये जो आदमी था, ये मतलब पैसा लाने के लिए, पीएफ लाने के लिए गया था, लेकिन ये आदमी थोड़ा अजीब था, अपने बालों में ना लेमन लगाता था। ये सिर्फ एक कहानी है, बनावटी कहानी है, ताकि आपको ये सीरीज याद रहे। तो आप सोचो वो ना बालों में लेमन लगाया था। तो पहले इंसान ने क्या किया, बालों में लेमन लगाया, लेमन लगाने के बाद पहले लेमन लाया, मार्केट से लेमन लेकर के आता है, या नींबू लेके आता है मार्केट से। जैसे नींबू लेके आता है अपने बालों में लगाता है, अपने बालों में नींबू लगाता है, ऐसे बालों में नींबू लगाता है। बालों में नींबू लगाने के बाद थोड़ा बालों के पीछे भी लगा लेता है ना। इससे आप याद कर सकते हो पास्चन सीरीज को, बालों के पीछे भी नींबू लगा लेता है। फिर अपना दरवाज़ा बंद करता है, दरवाज़ा बंद करता है मतलब ब्रैकेट लगा देता है। दरवाज़ा तो ब्रैकेट के जैसा ही दिखता है ना। जिन्होंने दरवाज़ा बंद करता है, डोर बंद करता है या ब्रैकेट बंद करता है,
और लास्ट में ये चला जाता है पीएफ लाने के लिए। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो, लेमन लगाता है, पहले मार्केट से लेमन लेके आता है, अपने बालों में लगाता है, अपने बालों के पीछे में लगाता है, फिर डोर बंद करता है या ब्रैकेट बंद करता है, फिर लास्ट में वो पीएफ लाने के लिए चला जाता है। तो लेमन लाइमन सीरीज, बालों में मतलब बाल्मर सीरीज, बालों के पीछे लगाता है मतलब पास्चन सीरीज, डोर बंद करता है या ब्रैकेट बंद करता है उससे आप ब्रैकेट सीरीज याद कर सकते हो, पीएफ यानी पी फंड सीरीज। आप चाहो तो ऐसे भी याद कर सकते हो, लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, प्री फंड। ठीक है, और ये सारे कैसे किस ऑर्डर में लिखा हुआ, ये सारा इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में लिखा, मतलब सबसे कम वेवलेंथ होता है लाइमन सीरीज का, उससे ज़्यादा होता है बाल्मर सीरीज का, उससे ज़्यादा पास्चन सीरीज का, उससे ज़्यादा ब्रैकेट सीरीज का, देन सबसे ज़्यादा होता है पीफंड सीरीज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एमिट्स अ बीटा पार्टिकल देन द पैरेंट एंड न्यूक्लियर parent and daughter nuclei are। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम लोग जानते हैं बीटा पार्टिकल का। ठीक है, हम लोग इक्वेशन जानते हैं, अगर मान लो कोई एक एलिमेंट है x जिसका एटॉमिक नंबर z है और इसका मास नंबर a है, हम लोग एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं z और मास नंबर को हम लोग ऊपर लिखते हैं। अगर इससे एक बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो ये बदल जाएगा, मान लो ये x बन गया है y। अभी जिसका एटॉमिक मास होगा वो कितना रहेगा, a ही रहेगा, लेकिन जिसका एटॉमिक नंबर है वो z से 1 कम हो जाएगा तो z-1, और साथ में यहाँ से एक बीटा पार्टिकल बाहर निकलता है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसे हम लोग कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। जो पुराना वाला है, जो बेस है, सबसे पहला वाला, उसे हम लोग कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियाई, और जो बाद में बनता है उसे हम लोग कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। तो पूछेगा जो पेरेंट न्यूक्लियाई और जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो लोग क्या होगा, ऑप्शन दिया आइसोटोप्स, आइसोटोन, आइसोमर्स, आइसोबार्स। तो वैसा दो एलिमेंट जिसमें आपका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, एटॉमिक मास इक्वल हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आइसोबार कहते हैं, और इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, फिर हम लोग 31 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग इज 3.6 फेम्टोमीटर। व्हाट इज द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस मोस्ट लाइकली टू बी। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, R इक्वल टू R0 a⁻1/3। ठीक है, R इक्वल टू R0 a⁻1/3। द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस, अब क्वेश्चन पे आता है, द रेडियस ऑफ स्फेरिकल न्यूक्लियस एज मेजर्ड बाय इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग 3.6 फेम्टोमीटर, यानी R का वैल्यू आपको गिवन है, R का वैल्यू है 3.6 फेम्टोमीटर। R0 एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1.2 फेम्टोमीटर, R का वैल्यू 3.6 फेम्टोमीटर। आपसे पूछा गया a का वैल्यू क्या होगा। तो देखो यहाँ से हम लोग a निकाल सकते हैं, a⁻1/3 इक्वल टू कितना होगा, R/R0 होगा, ये R0 इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a⁻1/3 इक्वल टू R का वैल्यू कितना 3.6, नीचे में R0 का वैल्यू कितना 1.2, तो ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36। तो a⁻1/3 का वैल्यू 3 हो गया, तो a का वैल्यू 1/3 उधर जाके क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। तो 3 का क्यूब मीन्स 3 × 3 × 3, तो 3 3 जा 9 3 जा 27। तो इसका एटॉमिक नंबर होगा a का वैल्यू 27, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 32। इन रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, एक अगर हम लोग pn टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, pn टाइप सेमीकंडक्टर, ये मान लो इसका डिप्लीशन लेयर है, इस तरफ में नेगेटिव और इस तरफ में पॉजिटिव है, मेजॉरिटी चार्ज केस, इधर में होल्स है और इधर में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसको इस तरह से कनेक्ट करते हो, इसलिए इसका पीएन जंक्शन का नेगेटिव एंड को अगर आप बैटरी का पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिवर्स बाइसिंग कहते हैं। इसे हम लोग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग।
फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग में जस्ट उल्टा होगा। ये जो इसका नेगेटिव साइड है इसे हम लोग पॉजिटिव साइड से कनेक्ट करते हैं, सॉरी इसका नेगेटिव को हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं और इसका पॉजिटिव को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं। तो सब मैंने क्या किया, उल्टा कनेक्ट किया, तो सब लोग कहते हैं रिवर्स बाइसिंग। अब जैसे ही इसमें कनेक्ट करोगे कुछ नेगेटिव चार्जेस इस पॉजिटिव की तरफ में अट्रैक्ट हो जाएगा और कुछ यहाँ से पॉजिटिव इस नेगेटिव की तरफ में अट्रैक्ट हो जाएगा। और जो डिप्लेशन लेयर जो आपका छोटा सा था वो धीरे से ये और इस तरफ आके डिप्लेशन लेयर आपका बड़ा बन जाएगा, डिप्लेशन लेयर इसमें इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कितना होगा इसका 32 का, ऑप्शन नंबर डी, डिप्लेशन लेयर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज। इसके अलावा पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस जंक्शन इंक्रीजेज। अब जो पहले पोटेंशियल बैरियर था जो थोड़ा सा पहले कम था, क्योंकि डिप्लेशन लेयर कम है तो पोटेंशियल बैरियर भी कम है, तो अब डिप्लेशन लेयर बढ़ गया तो पोटेंशियल बैरियर भी बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी इसके लिए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज, ये गलत है, बहुत ज़्यादा करंट नहीं फ्लो करेगा, बहुत कम करंट फ्लो होगा, ऑलमोस्ट मतलब मिली एम्पियर करंट फ्लो करेगा। नो करंट फ्लोज, ये भी गलत है, करंट तो फ्लो करेगा, बहुत कम करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन नंबर होगा सी एंड ऑप्शन नंबर डी। इसका दो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी। बट आपके सॉल्यूशन में ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है, बट ऑप्शन नंबर डी भी इसका राइट आंसर है। 32 का ऑप्शन नंबर सी एंड डी दोनों होगा। To obtain a p-type silicon semiconductor we need to dope pure silicon with। अगर आपको p टाइप सेमीकंडक्टर चाहिए तो हम लोग किससे डोपिंग करवाते हैं, हम लोग ट्राईवलेंट मॉलिक्यूल से या एटम से डोपिंग करवाते हैं, ट्राईवलेंट एटम से। ट्राईवलेंट एटम मतलब जिसका आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो, 3 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, अगर आप एल्यूमिनियम से डोपिंग करवाते हो किस पे, सिलिकॉन पे, तो आपको क्या मिलेगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो 33 का ऑप्शन नंबर होगा ए, एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इन सेमीकंडक्टर विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन या फिर इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू फ्लो करता है, ओनली इलेक्ट्रॉन एंड होल, बोथ, होल्स ओनली, नन ऑफ दिस। तो सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू भी करंट फ्लो करता है और होल्स के थ्रू भी करंट फ्लो करता है। तो 34 का आंसर होगा 34 का बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 35, इन फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट एसी करंट हैज फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट करंट का फ्रीक्वेंसी था न्यू। ठीक है, अब रेक्टिफायर की वजह से क्या होगा, जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी वो कितना होगा। ठीक है, मान लो पहले आपका वेव इस तरह से था, इस तरह से था, है ना, यहां से जब यहां तक जाता तो हम लोग क्या बोलते, ये एक सर्कल कंप्लीट कर लिया है, या एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, या एक वेव कंप्लीट हुआ है। अब इसमें रेक्टिफायर लगाने के बाद ये कैसा बन जाएगा, रेक्टिफायर लगाने के बाद ये इस तरह से बनेगा, दोनों ही साइड पॉजिटिव बनेगा, ये हो गया आपका रेक्टिफायर। तो अब आप देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक अभी ये वाला इसका एक सिंगल वेव बनेगा, तो इतने ही टाइम पे इस पर कितना वेव बन रहा, 2 वेव बन रहा, मतलब फ्रीक्वेंसी इसका डबल हो जाएगा। पहले यहाँ से जब यहाँ तक पहुँच रहा था करंट, एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, तो जाके एक वेव कंप्लीट हो रहा था। अब वही जैसे आपने रेक्टिफायर कनेक्ट किया, वो यहाँ से यहाँ तक में एक वेव बनेगा और यहाँ से यहाँ तक में भी एक वेव बनेगा, तो सेम टाइम पे कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका वेव डबल हो जाएगा, यानी फ्रीक्वेंसी भी डबल। तो 35 का ऑप्शन नंबर होगा 2, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी 2 न्यू, 35 का ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका एमसीक्यू क्वेश्चन का सारा सॉल्यूशन। हम लोग अगले वीडियो में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे।